Class, I am a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter of class 7th English grammar textbooks. So the chapter number is 2 and the chapter name is phrases and clauses. So let's get started. So we have been given the definition here. A phrase is a group of words that conveys incomplete sentence. तो एक फ्रेज़ क्या है? एक फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का समूह है जो कि एक इनकम्प्लीट अधूरी सेंस को कन्वे करता है, अधूरी सेंस को हम तक पहुंचाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट डज़ नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब. फ्रेज़ जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन फ्रेज़ होने की क्या शर्त है कि वो उसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए. ओके, फ्रेज़ के पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, देयरफॉर नो सब्जेक्ट ऑल्सो. और क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं है तो इसलिए इसके पास कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. हिज हाउस इज़ ओवर द हिल टॉप. उसका जो घर है वो हिल टॉप पर है. ठीक है, हिल टॉप के ऊपर है. तो ओवर द हिल टॉप क्या है इसमें? फ्रेज़. जैसे कि फ्रेज़ में आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब, कोई वर्ब नहीं है. ओवर द हिल टॉप में कोई वर्ब नहीं है. ओवर द हिल टॉप में ना कोई सब्जेक्ट है. तो इस तरह से ये दोनों क्वालिटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है और इसमें कोई फाइनाइट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये हुआ फ्रेज़. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, नाउन फ्रेज. अ नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. एक नाउन फ्रेज जो है ना वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है. और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, ओके, एंड पर्सन. तो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स और सेंटेंस में जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम करें उन्हें हम कहते हैं नाउन फ्रेज. और नाउन फ्रेज को पहचानने का तरीका ये है कि इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. कि अगर आप किसी सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन अराइज करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, शी वांट्स टू बाय अ न्यू हाउस. वह खरीदना चाहती है. क्या खरीदना चाहती है? अ न्यू ड्रेस. तो अ न्यू ड्रेस क्या हो गया यहाँ पर? नाउन फ्रेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं या नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं. तो एडजेक्टिव फ्रेजेस में एन एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. तो जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में. जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊँ, माई बैग इज़ ऑफ ब्राउन कलर. ठीक है, तो मेरा जो बैग है वो ब्राउन कलर का है. तो ब्राउन कलर जो है यहाँ पर, ब्राउन कलर हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. क्यों? क्योंकि ये बैग की क्वालिटी डिफाइन कर रहा है कि बैग किस कलर का है? ब्राउन कलर का. थर्ड वन इज एडवर्ब फ्रेज. एंड एडवर्ब फ्रेज एक्ट्स एज अ एडवर्ब. एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब के जैसे एक्ट करते हैं. और एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, इसीलिए इनका नाम है एडवर्ब. जो कि वर्ब में या वर्ब की कोई चीज़ बताते हैं, उसमें और ऐड करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है, शी स्पोक इन अ स्वीट वॉइस. वह मीठी आवाज़ में बोली. ठीक है, तो बोलना क्या है? वर्ब है. कैसी आवाज़ में बोली? मीठी आवाज़ में बोली. तो ये वर्ब के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है, तो इसलिए अ स्वीट वॉइस होगा एडवर्ब फ्रेज. नेक्स्ट इज प्रपोजिशनल फ्रेज. अ प्रपोजिशनल एक्ट एज द हेड ऑफ अ प्रपोजिशनल फ्रेज. तो क्या होता है ना कि किसी भी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में अगर जो प्रपोजिशन है उस प्रपोजिशन से फ्रेज स्टार्ट होता है तो वो होता है प्रपोजिशनल फ्रेज. जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, रिनी वेंट टू द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग. तो रिनी इस सुबह लाइब्रेरी गई. ठीक है, तो टू द लाइब्रेरी क्या है यहाँ पे? प्रपोजिशनल फ्रेज है. क्यों? क्योंकि ये टू से शुरू हुआ है और टू है प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो प्लेस टाइम को अपेयर कराते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब फ्रेज. द हेड ऑफ अ वर्ब फ्रेज इज़ द मेन वर्ब. तो जो वर्ब फ्रेज का हेड होता है ना वो मेन वर्ब होता है. तो अगर आप देखो सेंटेंस में, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस लास्ट वीक. मैं किताब पढ़ रहा हूँ पिछले हफ्ते से. तो इसमें हैव बीन रीडिंग है वर्ब फ्रेज. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ब आ गई रीडिंग और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब भी आ गई. ठीक है, सो इन योर टेक्स्ट बुक्स इट हैज़ बीन गिवन to how to change the noun phrase into noun clause. So you have to read it by your own when after reading the clauses. So I am taking up the clause part now. Please turn the page.
Okay, as you can see, if I guide you for practice time 1, so let's take up the first example. Underline the phrases and write their type in the given blanks. तो हमें क्या करना है ना कि इन phrases को इन sentences में phrases को underline करना है और ये कौन से phrase हैं ये हमें बताना है. We bought a ring made of gold. ठीक है, तो जो मेड ऑफ गोल्ड है, आपको जैसे मैंने बताया था कि जब फ्रेज़ की शुरुआत वर्ब से हो तो वो वर्ब फ्रेज़ हो जाता है. मेड क्या है? वर्ब. तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है यहाँ पे? फ्रेज़. और ये है वर्ब फ्रेज़. चलो मैं आपको इसका एक सेकंड एग्जांपल भी बता ही देती हूँ. द बैगर बिहेव्ड इन अ फुलिश मैनर. जो बैगर है, जो भिखारी है, उसने बेवकूफ़ी मैनर में एक्ट किया. तो इन अ फुलिश मैनर ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज़. क्यों? क्योंकि अ फुलिश मैनर हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. क्यों हो गया? क्योंकि ये बैगर की बिहेवियर की क्वालिटी बता रहा है. किसकी? बैगर ने बिहेव तो किया, लेकिन किस तरीके से किया? फुलिश तरीके से किया, बेवकूफ़ की तरह उसने बिहेव किया. तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ इन दी बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय मेकिंग फ्रेजेस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. द नंबर ऑफ ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच फ्रेज. तो इसमें हमें क्या करना है ना कि हमारे को एक फिलअप दिया हुआ है, उस फिलअप के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है नाउन फ्रेज. तो हमें कुछ ऐसा ऐड करना है उस फिलअप में जिससे ये नाउन फ्रेज बन जाए. और ऐड कहाँ से करना है? इस बॉक्स में से ऐड करना है. जैसे द लॉयन इज़, इसमें 3 ब्लैंक्स है. अ ग्रेसफुल एनिमल. ठीक है, तो अगर हमें नाउन के बारे में कहना है, लॉयन क्या है? एक ग्रेसफुल एनिमल है. अभी हमने पीछे पढ़ा ना, अगर वॉट लगा के हमारे पास आंसर आ जाता है तो वो होता है नाउन फ्रेज. तो अ लॉयन इज़ वॉट? अ लॉयन इज़ अ ग्रेसफुल एनिमल. तो हमारे पास आंसर आ गया, तो ये हो गया नाउन फ्रेज. तो इस तरह से आप बाकी के जो पार्ट्स हैं ये भी कर लेंगे. प्लीज़ टर्न द पेज नाउ. So now let's move on to the clauses. So as you can see defined here, let me mark it a bit properly. Clauses are group of words which contain a subject and predicate. They form a part of a sentence. A clause contains a finite verb. तो clauses क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिनके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट होता है तो प्रेडिकेट भी होता है. दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस का पार्ट बनाते हैं. अ क्लॉज कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब, और क्लॉज के पास अपनी फाइनाइट वर्ब भी होती है. तो फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में ये डिफरेंस होता है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है. और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है कि फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये दोनों सेंटेंस का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे है काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. तो कितने किस्म के क्लॉज होते हैं? तो यहाँ पे 2 किस्म के क्लॉज होते हैं, द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की डेफिनेशन देखें, अ प्रिंसिपल क्लॉज इज़ अदरवाइज कॉल्ड अ मेन क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये आज़ाद क्लॉज है, मतलब कि इसको अपनी सेंस को प्रूव करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इसके पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और ये एक सेंटेंस के जैसे भी काम कर सकता है. इसलिए ये इंडिपेंडेंट है बाकी चीज़ों से, और ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज नीड्स नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग. वही, इसको किसी और क्लॉज पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है अपना पूर्ण मीनिंग सिद्ध करने के लिए. तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 की. हेयर अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमें क्या करना है कि हमको अंडरलाइन करना है प्रिंसिपल क्लॉज को, और हमको सर्कल करना है किसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज को. तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज है जो कि किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है अपने मीनिंग को प्रूव करने के लिए, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, यानी कि दूसरों पे किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपना मीनिंग प्रूव करने के लिए. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, इधर देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1, आई कैन हेल्प यू इफ़ दे अग्री. तो आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. आई सब्जेक्ट भी आ गया, कैन वर्ब भी, कैन हेल्प वर्ब भी आ गया, यू प्रेडिकेट भी आ गया. मैं तुम्हारी, कैन हेल्प यू हो गया प्रेडिकेट, आई हो गया सब्जेक्ट,
और हेल्प हो गया फाइनाइट वर्ब, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो ये तो सिंपल है, इसमें सेंटेंस पूरा हो गया, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, बात ख़त्म। इफ़ दे अग्री, अगर वो अग्री करें, तो अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ दे अग्री, तो आपके दिमाग में आएगा कौन अग्री करे, क्या अग्री करें, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपना मीनिंग प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम प्रैक्टिस टाइम 1 का एग्जाम्पल देखें। एक्सक्यूज मी। वंस यू रीच देयर यू विल लाइक द प्लेस, एक बार तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम प्लेस को पसंद करोगे। यू विल लाइक द प्लेस, देखो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल लाइक द प्लेस हो गया, प्रेडिकेट हो गया, लाइक हो गया फाइनाइट वर्ब, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्या है, वंस यू रीच देयर, जब तुम एक बार तुम वहाँ पहुँचोगे, तो मतलब ये क्या हुआ, हम कहाँ पहुँचना है, किस बारे में बात हो रही है, हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत सारे। तो ये डिपेंडेंट है अपना मीनिंग प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ प्लीज टर्न द पेज। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। सी, करण इज ऑनेस्ट दो ही इज पुअर, तो करण ईमानदार है, करण क्या है, सब्जेक्ट, इज ऑनेस्ट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। और दो ही इज़ पुअर, लेकिन वो गरीब है, ठीक है, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, करण ईमानदार है हालांकि वो गरीब है। तो जो करण इज़ ऑनेस्ट है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और इस पे डिपेंडेंट है दो ही इज़ पुअर, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। 3 तरह के क्लॉजेस हैं, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। तो पहले हम बात करते हैं, अ नाउन क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। तो एक नाउन क्लॉज जो है ना, वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो नाउन फ्रेज है वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, नाउन क्लॉज भी नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है कि इसके पास सब्जेक्ट होगा, इसके पास सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन जो फ्रेजेस हैं उनके पास ये दोनों नहीं होंगे। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, ही न्यू दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट, वह ये बात जानता था कि एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट होंगे। तो ही न्यू अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट, ये हो गया नाउन क्लॉज। ही न्यू, वह जानता था, अगर मैं लगाऊं व्हाट, ही न्यू व्हाट, क्या जानता था वो, तो दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट, तो आंसर मिला हमारे पास। तो व्हाट लगाने के बाद जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एग्ज़ाम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वुड बी डिफ़िकल्ट प्रेडिकेट हो गया, और वुड क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब यूज़ हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वुड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो मैडम ने इसको प्रिंसिपल क्लॉज में क्यों नहीं रखा। अब हमसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब जो होती है ना वो मेन वर्ब होती है। तो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब एक बात को हो सकती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब कभी नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एडवर्ब क्लॉज, राइट। तो एन एडवर्ब क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, तो वही कि कोई भी एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करता है किसी सेंटेंस में। इट टेल्स अस टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफ़ेक्ट, पर्पस और कंडीशन ऑफ एक्शन। तो ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमको दर्शाता है टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफ़ेक्ट, पर्पस, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो ही विल डू इट व्हेन यू वांट, वह ये काम करेगा जब तुम चाहो। तो ही विल डू क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज आ गया। व्हेन यू वांट ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात हुई। और व्हेन यू वांट मतलब जब तुम चाहो, तो ये एक तरह से किसकी
किसकी, वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है ना। डू को मतलब कब करना है हमको काम, व्हेन ही विल डू, वह काम करेगा, कब करेगा। तो ये काम के बारे में, वर्ब के बारे में कुछ ऐड कर रहा है कि जब तुम चाहो तब करेगा। तो व्हेन यू वांट क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई थिंक आई हैव स्किप्ड एडजेक्टिव क्लॉज, सो आई एम टेकिंग इट नाउ। एडजेक्टिव क्लॉज, एंड एडजेक्टिव क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करता है और इट सेज विच पर्सन और थिंग इज़ रेफर्ड टू, और ये बताता है कि जिस पर्सन और प्लेस के बारे में क्या बात की जा रही है। तो पहले हम अगर एग्जांपल लें तो आई हैव पोस्टेड द लेटर विच आई रोट येस्टरडे। मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया जो मैंने कल लिखा था। तो विच आई रोट येस्टरडे हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये लेटर के बारे में बता रहा है। लेटर की क्वालिटी, कौन सा लेटर, वो वाला लेटर जो हमने कल लिखा था। तो ये लेटर क्या हो गया, नाउन, और नाउन की जो क्वालिटी या नाउन की जो क्वालिटी दर्शाते हैं वर्ड्स, वो होते हैं एडजेक्टिव। तो ये जो फ्रेज हो गया, ये जो क्लॉज हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस टाइम 3। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें प्रिंसिपल क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर इस सेंटेंस को पूरा करना है। यू वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम में पास नहीं होगे। तुम एग्ज़ाम में पास नहीं होगे, अपने आप में पूर्ण सेंस को सिद्ध कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड जो हमने अभी ऐड किया है, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, हेल्पिंग क्लॉज। ठीक है, द नेक्स्ट इज इन्फॉर्म मी और माई ब्रदर। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन्फॉर्म मी और माई ब्रदर, मुझे या मेरे भाई को इन्फॉर्म करना व्हेन यू कम। तो ये इन्फॉर्म मी और माई ब्रदर हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन यू कम, जब तुम आओ, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। So here are some of the exercise. Please turn the page. I have done some part for you. Now first one is fill in the blanks. The children, हमें क्या करना है, suitable phrases से इन fill in the blanks को भरना है। The children are playing, ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे suitable लग रहा है, in the park, यानी कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब फ्रेज हमको लगाना है, तो फ्रेज में वर्ब नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हो गया in the park. Now let's move on to the next one. F exercise. Identify the types of clause and change into a phrase in the given sentence. तो हमें क्लॉज का टाइप आइडेंटिफाई करना है और हमको इसके फ्रेज में चेंज करना है। ठीक है, द स्नेल फाउंड अ होम वेयर ही कुड लिव। स्नेल ने वो घर ढूंढा जहाँ पे वो रह सकता है। तो ये क्या हो गया, अ स्नेल फाउंड अ होम हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर ही कुड लिव हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और अभी हम इसको, अगर हम इसको फ्रेज में चेंज करेंगे तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, वर्ब निकालना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द टाइप ऑफ क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्लॉज है इन सेंटेंसेस में से। तो पहला है, अगर हम पहला एग्जाम्पल लें तो इसका, द मैन हु इज़ स्टैंडिंग नियर द डोर इज़ माई फादर। जो आदमी दरवाजे के पास खड़ा है वो मेरे पिता हैं। ठीक है, तो हु इज़ स्टैंडिंग है यहाँ पर क्लॉज, और कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। द मैन हु इज़ स्टैंडिंग नियर द डोर इज़ माई फादर। ठीक है, कौन सा मैन, वर्ड ला के आंसर आ रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया हु इज़ स्टैंडिंग, जो दरवाजे पे खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग जो खड़ा है, तो ये हो गया noun clause. Okay, so like this you can do the rest of them, and I would like you to go through the whole chapter once, and in case if you are not able to understand anything, then you are free to ask it on the group and your query would be addressed as soon as possible. Till then try filling all the exercises by your own, and you would be getting the answer sheet by 12 p.m. today itself. Thank you, stay safe, good luck.